Hi friends, TY BCom, because of Corona and all other problems, I think so, exams were not conducted. आपका एग्ज़ाम शायद नहीं हुआ होगा, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया हुआ है. सबके मन में एक डर कि अभी TY में क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर होगा, क्या हमारे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स 5th सेमेस्टर के होंगे नहीं होंगे, 6th सेमेस्टर एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड और नॉट. 101% वी नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर. आगे का अपने को सोचना ही है. हर एक इंसान आज टेंशन में है. बट एक चीज़ याद रखो, टेंशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. वी हैव टू ओवरकम दैट टेंशन. वो डर को ओवरकम करके वी हैव टू प्लान as if exams will be conducted in the future for 5th semester. अक्टूबर नहीं तो दिसंबर. शायद 6th सेमेस्टर थोड़ा और डिले हो जाएगा, बट धीरे 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 सब कुछ लाइन पे आ रहा है, पटरी पे आ रहा है. एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस. होपफुली कोरोना विल गो अवे इन द नेक्स्ट 2-3 months, 4 months. वी डोंट नो. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. वी हैव टू थिंक ओनली अबाउट आवर फ्यूचर. हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है. और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट हर के ज़िंदगी में होता है एजुकेशन, जो कभी वेस्ट नहीं होता. एजुकेशन इज़ नेवर वेस्टेड. तो आप अपनी तैयारी ऐसे स्टार्ट करना है जैसे का 5th सेमेस्टर एग्जाम 100% विल बी कंडक्टेड. माइट बी इन नवंबर, माइट बी इन दिसंबर. नेक्स्ट टेंशन आपके मन में होगा, कॉलेज का क्या, कॉलेज के इंटरनल्स का क्या होगा, कॉलेज के एक्सटर्नल एग्जाम का क्या होगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन लेक्चर्स चालू हो रहे हैं. आई एम श्योर कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट भी हुए होंगे, बट धीरे धीरे ऑफलाइन लेक्चर्स पे भी आएंगे. आपके इंटरनल्स भी कंडक्ट होंगे. एक्सटर्नल एग्जाम्स एज ए सेड विल बी सर्टनली कंडक्टेड. माइट बी देयर विल बी अ डिले ऑफ 1 or 2 months, बट वी नीड टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन TY BCom. अपने को बहुत अच्छा स्कोर करना है, एंड वी आर हियर टू reach that level. We have to reach that position that we get a very good percentage in our TY BCom. तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. कोई चीज़ का टेंशन मत लो. आपके कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर्स प्लस हम जो अभी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे. आप सीख सकते हैं, तो आपके पास डबल बेनिफिट है. कॉलेज के लेक्चर्स भी आप ऑनलाइन कॉलेज के सुन सकते हैं, प्लस ये अपने को जो एक्सटर्नल सोर्स अभी आपको हम दे रहे, सो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉस्टिंग का थर्ड टॉपिक. सो जस्ट टू रिकैप, शायद आपको पता भी होगा क्योंकि आपके कॉलेज में लेक्चर स्टार्ट हुए होंगे. कॉस्टिंग आपके सेम 5 में इन कॉस्टिंग व्हाट इज योर सिलेबस. आपको कॉस्ट शीट है. ये बेसिकली हाउ टू अराइव एट द कॉस्ट. देन वी हैव मटेरियल कॉस्टिंग. थर्ड लेबर कॉस्टिंग. ये आपका सिलेबस है, और जो मैंने बॉक्स पे डाले वो हम आज स्टार्ट करने वाले. We are going to start with labor costing. 4th is overheads, and I think so 5th is reconciliation. So approximately 5 topics. आप देख सकते हैं कि पोर्शन लिमिटेड है. 5 टॉपिक आपने को कवर करना है. We have to cover around 5 topics in costing. The syllabus is very interesting. Basically this is a इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग. सब्जेक्ट को जब हम इंट्रोड्यूस करते तो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हाट वी कवर. कॉस्टिंग आई विल से इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अकाउंट्स जैसे आपको इंटरेस्टिंग लगता है, डेबिट क्रेडिट कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, वैसे कॉस्टिंग में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट होते हैं. दोनों में फर्क है. व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप सोचेंगे कि कॉस्टिंग और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, कॉस्टिंग स्टार्टिंग में आता है और अकाउंट्स एंड ऑफ द ईयर आता है. आप फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हो? अभी आपने 4 साल से अकाउंट्स किया है, आपने फाइनल अकाउंट्स किया होगा. हम फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं? एट द
एंड ऑफ द ईयर। क्यों बनाते हैं? वाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बेसिकली अगर हम मैथ्स का एक सिंपल इक्वेशन जो हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल लेवल से जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट, क्या आप बता सकते हैं? कोई आपके मन में कुछ आ रहा है कि क्या हो सकता है प्रॉफिट का इक्वेशन जो हमने स्कूल में और बहुत बार हमारे 11 से लेके SY BCom की पढ़ाई में अकाउंट्स में यूज किया है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो वेरी सिंपल, बिजनेसमैन को क्या डिसाइड करना है? ही हैज टू डिसाइड सेलिंग प्राइस। कंपेयर किसके साथ करना है? कॉस्ट प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्लियरली देयर विल बी अ प्रॉफिट। बट अभी एक कनेक्शन है इसमें। सेलिंग प्राइस क्लियरली डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर आपका कॉस्टिंग गलत है तो आपका सेलिंग प्राइस गलत जा सकता है, और शायद आपको लगेगा कि अरे मैंने तो परफेक्ट सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, और आपको लगता है कि मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, बट एंड ऑफ द ईयर जब हम बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस दिखता है। सो वेरी सिंपल, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या सोचना है कि अपने को कॉस्ट ढूंढना है। तो सीधी बात है, कॉस्ट किस चीज का? हमें कॉस्ट किस चीज का ढूंढना है? वेरी सिंपल, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट और आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्विस। तो हमें ढूंढना है प्रोडक्ट कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट। तो इस प्रोडक्ट कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट में कौन से 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं? वन इज द मटेरियल कॉस्ट, सेकेंड इज द लेबर कॉस्ट, एंड द थर्ड इज द ओवरहेड कॉस्ट। ये 3 एलिमेंट्स है। कोई भी आप प्रोडक्ट सोचो, आपके मन में जो भी प्रोडक्ट आता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पेन। इस पेन का जो प्रोडक्शन जब कंप्लीट होता है और फाइनली कस्टमर के हाथ में आता है, तो इस चीज में क्या होता है? मटेरियल होगा, पेन प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल चाहिए, पेन प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए, and ultimately there will be some other expenses also to sell the product and to make the product reach the consumer. जब तक प्रोडक्ट कंज्यूमर तक हाथ में नहीं पहुंचता, till the product reaches the consumer, expenses are to be incurred, and those expenses are to be clearly, all those expenses are to be budgeted at the beginning of the year. हमें फोरकास्ट करना पड़ता है कि व्हाट विल बी माय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मुझे कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है साल में, उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, और कितना बाकी एक्सपेंसेस आएगा। सो बेसिकली एवरी कंपनी ट्राइज टू फाइंड आउट देयर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ द सर्विस। So coming to our topic, abhi just to understand our introduction of our topic, what we are going to learn today is labor costing. Labor ये word we identify with, labor यानी physical work, we identify with a physical work. In costing we divide labor into 2 parts, direct labor and indirect labor. So simple, labor 2 type का होता है, direct and indirect. What is direct labor? Direct cost क्या होता है? Which can be identified with the final product. So what is direct labor? Which can be identified with the final product.
नाउ यू कैन क्लियरली सी, आप डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है. डायरेक्ट लेबर अकॉर्डिंग टू ICMA is direct labor cost is that cost which can be identified with the final unit or final product, which can be directly allocated to the cost of the product. वो सेकेंड पार्ट हम बाद में लेते, पहला एक इजी पार्ट लेते. सो जस्ट टू रिकैप अगेन, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फाइनल प्रोडक्ट. चलो समझ लिया. लेट अस अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ना हाउ टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे? तो सिंपल एग्जाम्पल सोचो, क्या हो सकता है डायरेक्ट लेबर? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. हाँ, आप अपने डे टू डे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. जस्ट कोशिश करो. अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि यार मुझे ढूंढना है कि डायरेक्ट लेबर का मुझे एग्जाम्पल समझ के लेना है, क्या हो सकता है? चलो, सबसे आसान एग्जाम्पल है ये शर्ट. ये शर्ट फैक्ट्री में जब ये शर्ट प्रोड्यूस होता है तो उसमें टेलर होता है जो मेन उसका कटिंग करता है और उसका स्टिचिंग करता है. सो इन अ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां शर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें मेन होता है टेलर जो इस शर्ट पीस का, क्लॉथ का कटिंग करता है. ही डज द कटिंग एंड देन द स्टिचिंग. स्टिचिंग गलत, इट इज रिजेक्टेड. आपको मालूम होगा, कभी आप शायद कभी VT या चर्चगेट, अभी तो 4 महीने में घूमने का सवाल ही नहीं आता है. सब बहुत वेट कर रहे कि कब हमें घूमने को मिलेगा. पकड़ रहे पुलिस, क्यों घूम रहे, चलो घर जाओ. बट जिस दिन ये खुलेगा तो आप जरूर VT और चर्चगेट साइड चले जाना. वहां आपको दिखेगा कि बहुत सारे स्ट्रीट पे आपको शर्ट्स मिलेंगे एकदम वेरी चीप, 100 रुपया, 50 रुपया. दोज आर ऑल रिजेक्टेड. अपने को समझ में भी नहीं आता इसमें डिफेक्ट क्या है, बट हर एक कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल भी होता है. सो वहां से मालूम पड़ता है कि नहीं यार, इस शर्ट में कुछ तो भी गड़बड़ है, नहीं बेचना है. सो दे रिजेक्टेड एंड दैट लॉट इज सोल्ड. दे आर वेरी गुड शर्ट. ऐसे सेट वी डोंट अंडरस्टैंड, अपने को पता भी नहीं चलेगा कि वो शर्ट में डिफेक्ट क्या है. सो क्लियरली स्टिचिंग गलत हो गया तो 101% दैट प्रोडक्ट विल बी रिजेक्टेड. बट क्या सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग ही है? बटन लगाना है तो ये बटन लगाने वाला भी एक अलग एम्प्लॉई होता है जो बटन लगा के देता है. एंड देन द शर्ट का आयनिंग होता है, इस्त्री होता है, और बाद में पैक होके बॉक्स में बाहर जाता है. तो ये हो गए सब डायरेक्ट लेबर. और भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं. अगर आपके मन में कुछ आता है तो सोचो. इधर उधर आप देखेंगे तो सिंपल आपके घर में आपको दिखेगा, अरे मेरे घर में तो क्या मस्त फर्नीचर है. अगर आपने फर्नीचर को देखा तो आप देख सकते हैं कि फर्नीचर का सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? कारपेंटर. सो क्लियरली कारपेंटर इज अ डायरेक्ट लेबर. पर उसके साथ और एक भी इंसान आते हैं उसका, जिसको हेल्पर बोलते हैं, जो फेविकॉल लगाएगा या खिला या नेल्स लगा के देगा. ही माइट जस्ट अप्लाई फेविकॉल और ही माइट जस्ट पुट इन सम नेल्स. व्हेन यू टॉक अबाउट आवर फर्नीचर, अरे क्या मस्त फर्नीचर बनाया, अरे फैंटास्टिक, किसने बनाया? अरे ये कारपेंटर ने बनाया. इमीडिएटली आपके जबान पे यू टेक द नेम ऑफ द कारपेंटर, यू डोंट टेक द नेम ऑफ द हेल्पर. So somewhere that furniture product is directly identified with the carpenter. So whatever are the carpenter charges, that we can consider as a direct labor cost. You can also think about some other examples. There are so many examples. Construction site पे जो आप देखते हैं, आजकल कंस्ट्रक्शन तो बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. बट अगर आप कभी चलेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में जो लेबर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में काम करता है, दैट इज डायरेक्ट लेबर. बट उसको सबको सुपरवाइज करने वाला एक सुपरवाइजर होगा, दैट वी कैन कंसीडर एज इनडायरेक्ट लेबर, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन. वो कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल पार्टिसिपेट नहीं करता. ही डजंट डू द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, ही विल ओनली हैव अ सुपरविजन ऑफ द लेबर. सो आई एम श्योर अभी आपको 100% समझ में आया कि डायरेक्ट लेबर क्या होता है. वी आर स्टिल नॉट कम टू द इनडायरेक्ट लेबर, विल कम टू दैट. सो डायरेक्ट लेबर अगेन जस्ट टू रिकैप, कहीं अपने को वो इसमें नहीं देखना है. डायरेक्ट लेबर क्या है?
It is a labor cost which is identified with the final product. Now coming to that second important, allocated to the cost unit or to the cost center directly. ये जो labor cost होता है वो directly product cost में add होता है. So that is what we call it as a allocation of labor cost. Now coming to the indirect labor cost. Just again visualize. मैं बोला ना बहुत जरूरी है कि we have to understand with the help of an example. फैक्ट्री में वर्क्स मैनेजर होता है, फैक्ट्री में टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है. यू नो व्हाट इज टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट? जो डिपार्टमेंट कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है कि वर्कर कितने बजे आया, कितने बजे गया, वर्कर ने जॉब में कितना घंटा काम किया, कितना रेस्ट टाइम है उसका. सो ही कीप्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द टाइम ऑफ द लेबर. सो टाइम डिपार्टमेंट होता है. देन वी हैव पेरोल डिपार्टमेंट जहां सैलरी बनती है. पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जहां लेबर को एम्प्लॉय करना, निकालना, जो भी उनका प्रमोशन डिसाइड करना. अभी जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, वर्क्स मैनेजर, जो भी मैंने आपको दिया, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, क्या वो मशीन पे काम कर रहे हैं? नहीं. क्या वो फैक्ट्री से रिलेटेड है? यस, दे आर सिटिंग इन द फैक्ट्री बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन द मशीन डायरेक्टली. वो मशीन पे डायरेक्टली काम नहीं करते. उनका काम है वो पूरा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द जॉब वर्क एंड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द टाइम टेकन बाय द लेबर इन आइदर प्रोडक्शन और ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सेम वे पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, वर्क्स मैनेजर होता है, पावर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, स्टोर कीपर होता है. वो स्टोर कीपर का काम क्या है? आपने देखा होगा, स्टोर कीपर का काम है जब मटेरियल आता है उसको स्टोर करो, और जब प्रोडक्शन का जब रिक्विजिशन आता है दे हैव टू इश्यू द मटेरियल टू द फैक्ट्री और टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो क्लियरली they are in the factory but they are not directly related to the production, so that is considered as indirect labor. So we have simple two important classification, direct and indirect. Again as I said, I have given you few examples. आप भी सोचो कि और कौन ऐसा फैक्ट्री में होता है जो डायरेक्टली मशीन पे काम नहीं करता है, जिसको हम डायरेक्ट लेबर करके क्लासिफाई नहीं कर सकते. फैक्ट्री में वॉचमैन होता है, हिज जॉब इज टू ओनली टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैक्ट्री. ही इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, सो दैट इज इनडायरेक्ट लेबर. फैक्ट्री में स्वीपर होता है, अगेन ही इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. सो दिस आर सिंपल एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर. सो आई एम श्योर बाय नाउ सबको समझ में आया डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है. अभी आप बोलेंगे सर जो भी हो लेबर कॉस्ट में ही ऐड होता है, तो ये सीखना क्यों जरूरी है? व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट डायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट. सो दोनों का टोटल डिस्टिंक्शन क्लियर है दैट डायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, सो विच कम्स अंडर द हेड वर्क्स कॉस्ट. ये आपने कॉस्ट शीट में सीखा ही होगा. आप जब कॉस्ट शीट कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू कंस्ट्रक्ट? प्राइम कॉस्ट. व्हाट इज द सेकेंड स्टेप यू कंस्ट्रक्ट? वर्क्स कॉस्ट. व्हाट इज द थर्ड स्टेप यू कंस्ट्रक्ट? Cost of production. So very simple, I am talking about the first two. So direct labor always comes in the prime cost and indirect labor always comes in where? कहां पे आता है? Factory overhead. So that will come under works cost. What is the second importance of this distinction? Normally we say that direct labor is a variable cost. वेरिएबल का मतलब क्या? सो क्लियरली अगर एक वेरिएबल है तो दूसरा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट. सो वेरिएबल का मतलब क्या? विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन
which changes with the level of output, and what is fixed cost, which does not change with the level of output. So normally direct labor, we always say that it is a variable cost, and indirect labor may not vary, जरूरी नहीं है. अभी जैसे फैक्ट्री का वॉचमैन, अभी 4 महीने से आप देख सकते हैं बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद पड़े थे. कहाँ काम चल रहा था? वर्कर्स तो नहीं आ रहे थे, बट फैक्ट्री का सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है, चोरी नहीं होनी चाहिए, तो वॉचमैन तो था, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां बैठे थे. तो क्लियरली इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बंद है, फिर भी वो फैक्ट्री का वॉचमैन आज भी वहां ड्यूटी कर रहा है. सो इनडायरेक्ट लेबर में और मे नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. यस, जैसे स्टोर कीपर इनडायरेक्ट लेबर है, अभी शायद स्टोर कीपर का काम नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, तो उसका जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड, बिकॉज देर इज नो मटेरियल कमिंग इन, देर इज नो मटेरियल गोइंग आउट. ना मटेरियल आ रहा है ना मटेरियल जा रहा है. तो शायद उसको बोला होगा कि ये भाई तू 4 महीना घर में बैठ, हम देखेंगे जब जरूरत पड़ेंगे फैक्ट्री स्टार्ट होएगी तो आपको बुला लेंगे. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर में और मे नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ output. So that is something very, very important. Now what we have understood, I'm sure everybody has understood the meaning of direct and indirect labor. Now coming to the next important point, जो आपके theory के सामने आपको screen पे दिख रहा है कि idle time. Normally as per the factory labor, अपना Factories Act, a worker has to work for 8 hours. किसी का 9 घंटा भी होता है, 9 hours भी होता है. It might be 9 hours because they do consider around half an hour या 45 minutes lunch time. 15-20 मिनट का एक ब्रेक टाइम होता है. Nobody can work continuously. आप बैठेंगे लेक्चर को 8 घंटा, बोलेंगे सर प्लीज 1 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए. बोलते कि नहीं आप लोग? सर ब्रेक चाहिए, 1 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया. तो वैसे भी सेम वे फैक्ट्री में भी वर्कर को ब्रेक टाइम होता है, लेकिन वो फिक्स्ड होता है. आपके जैसे नहीं होता है कि वहां से चिल्ला दिया सर ब्रेक, सर 1 घंटा हो गया, वैसे नहीं होता है. इन फैक्ट्री वी डू हैव अ फिक्स्ड टाइम फॉर ब्रेक्स टू द वर्कर. एक होता है एक नॉर्मल 10-15 मिनट्स का ब्रेक टाइम फॉर व्हाट वी कैन कॉल इट अ टी ब्रेक इन द मॉर्निंग. देन वी हैव अ लंच ब्रेक, देन वी हैव अगेन अ आफ्टरनून टी ब्रेक, माइट बी फॉर 10 मिनट्स. सो वैसे उसका लॉगिंग टाइम, मैं आ गया 8 बजे, पंच किया कार्ड. आजकल बायोमेट्रिक्स होता है अंगूठा लगाने का. अभी हम सब अंगूठा छाप हो गए, तो पहले मैं जाऊंगा अंगूठा लगाऊंगा. 8 बजे का टाइम इनकमिंग. चलो भाई मेरा 5 बजे ख़त्म हो गया, फिर से अंगूठा लगाया. 5 बजे आउट टाइम. मैं तो बोलूँगा सर 8 से 5 9 आवर्स मैंने काम किया. नहीं, उस 9 आवर्स में कुछ आइडल टाइम होता है. डज इट एड टू माई कॉस्ट? इज इट अ पार्ट ऑफ माई कॉस्ट? 100% yes. So what is basically idle time? कि अगेन आई रिपीट कि व्हेन आई एम लॉगिंग 9 hours, इट डजंट मीन आई हैव वर्क फॉर 9 hours. आई मे हैव वर्क फॉर 8 hours. आई मे हैव वर्क फॉर 5 hours ऑल्सो. अगेन कमिंग बैक टू द ये लॉकडाउन रिसेंट एग्जाम्पल लेते रहेंगे तो 101% आपको बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 9 hours का मैंने लॉग इन किया, बट डजंट मीन दैट मैंने 9 hours कंप्लीट पढ़ाई किया. आप भी कॉलेज में बैठते हैं कि आपका कंटिन्यूस लेक्चर चलता है. एक लेक्चर 50 मिनट्स का होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डिग्री कॉलेज में. बाय द टाइम टीचर कम्स, टीचर गोज, 5-1 मिनट तो जाते ही है. ऐसा नहीं कि एक टीचर का लेक्चर खत्म हो गया, दूसरा टीचर डायरेक्ट डोर पे ही खड़ा रहता है, चलो एंट्री मारा, एंट्री इन एंट्री आउट. नहीं होता है ऐसे. फिर 2 लेक्चर के बाद आपको एक रिसेस टाइम होता है. सो एवरीवेयर देयर इज अ ब्रेक. सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी सम idle time in the factory also. Why that idle time arises? As I said, legally, मैंने जो आपको बोला अभी, legally, yes, I have to give a lunch break. I cannot tell my worker to work 8 hours continuously.
that is legal. But let us understand the concept of idle time. What are the causes for idle time? क्यों idle time होता है? जैसे अपने कॉलेज में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, आई वॉज ऑल्सो प्रोफेसर इन अ कॉलेज. बाय द टाइम वी यूज टू गो फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, 5 मिनट उसमें से आपके जैसे मेरे जैसे बंक करने वाले स्टूडेंट उसी गैप में भाग जाते. हो गया 2 लेक्चर, बैठ गया सर, बहुत हो गया. करेक्ट. बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे. वी हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स प्रॉपरली. सो वो जो 5-10 मिनट जाता है, what is that reason? That is a time required from changing from one class to another. हो सकता है मेरा एक लेक्चर फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड लेक्चर थर्ड फ्लोर पे हो. बाय द टाइम either I climb or I use the lift, 5 मिनट जाने वाले. It is a cause for what we call it as the idle time. So we have one called production cause. वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉजेस, क्योंकि हर एक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है. आइडल टाइम का मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो फैक्ट्री से रिलेटेड, अभी नॉट कॉलेज रिलेटेड. वो जो फैक्ट्री रिलेटेड है, 2 ब्रेक, 1 लंच ब्रेक, यानी टोटल 3 ब्रेक, बोला ना ये लीगल है. बट देयर कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो. आप सोच सकते हैं फैक्ट्री में कॉस्टिंग इज मोर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. सो जब भी आप कॉस्टिंग सीखेंगे ना, तो एक फैक्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके आंखों के सामने लेके आओ. सो जैसे मैंने अभी यहां लिखा है प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर आइडल टाइम. मशीन है, अपना मोबाइल चलते चलते बंद पड़ जाता है, मशीन है. 3 इडियट्स, चेन अप चेन डाउन, मशीन है. एक एक सीन तब याद आता है, वो एक्सप्लेनेशन करता है. करेक्ट, आपने बराबर सोचा शायद. मशीन ब्रेक डाउन. वैसे आपको थियोरी में तो दिया हुआ है, बट अगर आपको लिखना है, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस थियोरी ऑल्सो. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सम्स बेटर. मशीन ब्रेक डाउन, एब्सोल्युटली राइट. वर्कर का कुछ नहीं फॉल्ट है, मशीन खराब हो गया, वो बैठा है. जब तक मैकेनिक नहीं आएगा, आपके बिल्डिंग में भी बहुत बार होता है, बिल्डिंग में लिफ्ट है, कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं, जानबूझ के बटन प्रेस करके लिफ्ट बंद पड़ गई. जब तक टेक्नीशियन नहीं आता है तब तक वो लिफ्ट यूज नहीं कर सकते. सेम वे मशीन ब्रेकडाउन में, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, सडनली बंद पड़ गया, जब तक टेक्नीशियन आएगा उसको रिपेयर करेगा, फिर से मशीन स्टार्ट होएगा. So machine breakdown is one of the production cause for idle time. 15 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन, वी डोंट नो कितना भी टाइम लग सकता है, तब तक वर्कर बैठा रहेगा. सो दैट इज अ आइडल टाइम. आई हैव टू पे, मुझे उसको पगार देना है. उसको नहीं बोल सकते ये मशीन ब्रेकडाउन है, उतना टाइम का हम पैसा नहीं देंगे. ऐसा नहीं चलता है, उसको पैसा तो देना ही है. सो दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ आइडल टाइम. पावर फेलियर, क्या बताए, शायद सिटी में इतना होता नहीं है, बट गांव में या बहुत बार एक होता ही है कि 10 घंटा 12 घंटा पावर फेलियर. बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बंद, मशीन बंद पड़ा है, जब तक पावर नहीं होती. ऑफकोर्स बहुत सारी कंपनी के पास उनका बैकअप होता है डीजल का, या जिसको हम पावर जनरेटर बोलते हैं. बट स्मॉल यूनिट्स मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. हर यूनिट को वो अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है. सो समझो आधा घंटा लाइट गई, प्रोडक्शन बंद. प्रोडक्शन बंद यानी अपना वर्कर बैठा है, हम कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू पे फॉर इट, बट दैट इज अगेन अ प्रोडक्शन कॉस्ट. वेटिंग फॉर वर्क, मेनी अ टाइम्स एक जॉब खत्म हो गया, दूसरा जॉब आने तक टाइम लगता है. वन जॉब इज कंप्लीटेड एंड बाय द टाइम द सेकेंड जॉब इज रिसीव्ड, there might be a time gap. So that also is one of the production
cause for idle time. The third is waiting for tools. बहुत बार मशीन चलाने के लिए वी नीड लॉट ऑफ इक्विपमेंट, टूल्स जिसको हम बोलते हैं, स्पैनर है, स्क्रू ड्राइवर है, हो सकता है वो अवेलेबल नहीं है. वर्कर इज वेटिंग, बाय द टाइम ही गेट्स ऑल द टूल्स फॉर प्रोडक्शन ही इज जस्ट वेटिंग, अगेन दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एन आइडल टाइम. Another reason might be waiting for material, might be due to some reason raw material has not arrived at the machine, so we have to wait till the material arrives. जब तक material आता नहीं है तब तक हम बैठे रहें, कुछ नहीं कर सकते. We have to wait, again that comes under the idle time. And last is waiting for instructions. This might be different reasons for production cost, जिसको हम बोलते हैं for idle time. Just to recap, if you can remember, because as I said, accounting treatment depends upon the understanding of the cause. पहला cause क्या था अपना? Machine breakdown. Second was power failure. Third was for waiting for job, या waiting for work, या waiting for tools, waiting for material, or waiting for instruction. So this was production cost, relating actual to the production. The second we can classify as administrative cost. What is administrative cost? What is the administrative cost? Many a times, abhi again coming back to the lockdown, many companies have already told workers to, they are retrenched, आपको निकाल दिया. But there are certain companies, like I think so 2-3 days back I read in the newspaper, Wipro company, they have not retrenched any worker, किसी को भी नहीं निकाला है. क्या होता है? Production, take an example, I am प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स पर डे, बट अब ये लॉकडाउन की वजह से आई नीड टू प्रोड्यूस ओनली नाउ 5,000 यूनिट्स, सीधा 50% कट, क्योंकि देयर इज नो डिमांड. आज की तारीख में हर इंसान का बस 3 दिमाग में, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है. EMIs भरना है मकान के, एजुकेशन, देन फूड. आप देखो ना इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा आपका खर्चा किधर हुआ है? ओनली फूड पे हुआ है. क्लोथिंग भी नहीं, कोई जो है कपड़े उसी में अपने को निभाना है. नोबडी इज गोइंग एंड बाइंग फ्रेश क्लोथ्स बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग व्हाट इज द फ्यूचर, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. सो सेम प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द कंपनी. देयर आर 2 ways of understanding the problem. There are 2 ways of solving the problem. One, face it. Second, run away from problem. Which best option आपको कौन सा लगता है? Running from the problem? No ways. नहीं, उसको फेस करना है. तो कंपनी के सामने भी अभी प्रॉब्लम है. 10,000 यूनिट्स का डिमांड 5,000 यूनिट्स पे आ गया है. सिंपल, दे डोंट नीड, सपोज 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के पास उनके लिए 100 वर्कर्स है. अभी क्या हो गया? प्रोडक्शन हाफ हो गया. सो वन ऑप्शन कंपनी के पास, आधे लोग को निकाल डालो, मैटर एंड्स. अभी मैंने आपको बोला डायरेक्ट लेबर इज समथिंग विच रिलेट्स, वेरीज डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन. 10,000 यूनिट्स के लिए 100 वर्कर्स, 5,000 के लिए 50 वर्कर्स, 50 को निकाल डालो. सिंपल, नो प्रॉब्लम, 50 आर आउट. बट देयर आर सर्टन कंपनीज दे से दैट नहीं, वी शुड नॉट रिमूव देम. अभी 5,000 यूनिट्स के लिए अगर मैं 100 वर्कर्स रख रहा हूं, आपको क्या लगता है हर एक को काम मिलने वाला है? आर दे गोइंग टू वर्क एट फुल कैपेसिटी? एवरीबडी विल बी वर्किंग फॉर 8 hours? Absolutely no. So there will be a idle time. So no retrenchment. This is a administrative cost. Retrenchment का मतलब वर्कर को निकाल देना. निकाल दिया, 100 का 50 किया, नो प्रॉब्लम, कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर आपने
50 की जगह 100 ही रखे तो 101% देयर विल बी एन आइडल टाइम. All 100 workers will not get for full 8 hours job. They might be sitting idle. So that is called administrative cost. There can be a second administrative cost, that our company is not working at full capacity. Again the same problem of lockdown. Lockdown के पहले January February my factory was working at 100% capacity, producing 10,000 units. Today demand is only 7,000 units. I'm not working at full capacity. If I'm not working at full capacity, clearly my worker will not be working for full 8 hours. There will be some idle time. So this is called administrative cost. इसको हम क्या बोलते हैं? Admin cost बोलते हैं. Admin यानी administrative cost. So पहला था अपना production cost. Now we are talking about एडमिन कॉस्ट. थोड़ा भी थर्ड इस पे जाते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट. ये लॉकडाउन का पहला इफेक्ट डर. दूसरा इफेक्ट इकोनॉमिक. फैक्ट्रीज बंद है, जॉब चले गए. जॉब है तो सैलरी 60% है. एम्प्लॉयर बोल रहे हैं नहीं भाई हम पूरा सैलरी नहीं दे सकते आपको, 60% में काम करने का तो करो, नहीं तो बाय बाय. इकोनॉमिक कंडीशंस आर बैड all over the world. India is no exception. So there might be now reduction in the work. So there will be a reduction in the workforce. निकाल दिया, बात खत्म. नहीं निकाला तो again since there is no demand, workers might sit idle. क्या हो सकता है? Workers idle बैठेंगे. So clearly this is one of the cause. Even we can take another example, seasonal factories. These are also under the head economic cause. So idle time के 3 important causes है. Recap करो, नहीं देखना है, आजू बाजू कहीं नहीं देखना है. Have faith, you are all intelligent. हम सब intelligent है, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है. मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई स्टूडेंट आके बोलता है नहीं सर मुझे दिमाग ही नहीं है. ये गलत है, ऐसे बात करना ही नहीं है. डोंट टॉक नेगेटिव, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव कि यस सर नहीं समझा तो क्या हुआ, आई विल ट्राई, कोशिश करूंगा. देखो धीरे धीरे हो जाता है. सो 3 इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर आइडल टाइम. वन इज कॉल्ड द प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वेरी गुड. द थर्ड इज इकोनॉमिक कॉस्ट. जस्ट टू रिकैप, प्रोडक्शन कॉस्ट सब याद रखने की जरूरत नहीं है. डोंट गेट टेंशन, अरे मुझे सब नहीं आया, सब नहीं है. बेसिक प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है. फैक्ट्री में मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, फैक्ट्री में पावर नहीं होएगा सो पावर फेलियर हो सकता है, फैक्ट्री में कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहता है बट स्टिल देयर माइट बी अ टाइम गैप बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू जॉब. सो वन जॉब कंप्लीटेड and by the time we start the second job there might be a time gap, that is also idle time. Then there might be waiting for material, waiting for instructions. There might be this causes for sorry, production causes. The third is second is administrative cost. As I said, what is administrative cost में क्या आता है? We are not working at full capacity. We are not removing workers even though the production level has come down, but we are not removing the workers. So clearly that will lead to idle time. And the last and the most important, as I said, is the economic cost. Now next जो मैं अभी टेबल लिखूंगा वो प्लीज आप भी लिखेंगे. I think so that's very very important. So please write down. We'll divide our page into 2 parts. लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे आइडल टाइम कॉस्ट एंड द सेकेंड इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सो लेट्स पुट फर्स्ट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल and controllable
द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉस्ट ऑफ नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल आइडल टाइम. नॉर्मली इसमें क्या आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉर्मल भी है और वो कंट्रोलेबल भी है. कंट्रोलेबल मतलब हम उसको अवॉइड कर सकते. सो नॉर्मली जो प्रोडक्शन कॉज, इसलिए मैंने बोला ना कि वो 3 कॉजेज अपने को जानना क्यों जरूरी है. सो नॉर्मली प्रोडक्शन कॉज में जो आते हैं ना, जैसे मशीन ब्रेक डाउन, वेटिंग फॉर वर्क. देखो ये सब कहां आए थे अपने को, ऑल दिस थिंग्स हैड कम इन द प्रोडक्शन कॉज. वेटिंग फॉर टूल्स फॉर वर्क, टूल्स और इंस्ट्रक्शंस. अभी मैंने फिर से यहां रिपीट किया, बट आपको क्या समझ के लेना है, व्हाट कम्स अंडर नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल. अगेन आई रिपीट, व्हाट यू मीन बाय कंट्रोलेबल. वॉट एवर आई एम राइटिंग, वॉट एवर यू आर राइटिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अदरवाइज नो पॉइंट इन राइटिंग कि हम क्या लिख रहे, समझ में नहीं आ रहा है, फायदा नहीं है. कंट्रोलेबल का मतलब विच आई कुड हैव अवॉइडेड इट, मैं उसको अवॉइड कर सकता था. अगर मैं मशीन का अच्छे से मेंटेनेंस करता तो ब्रेकडाउन ही नहीं होता. बट अगर मैंने मेंटेनेंस नहीं किया, अगर अभी आप अगेन फिर से, मैं ये लॉकडाउन के एग्जांपल पे क्यों आ रहा है, ये 4 महीने में बहुत लोगों ने गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं की. आज सबसे ज्यादा बिजनेस किसका हो रहा है, मेडिकल, ग्रोसरी और अभी सब मैकेनिक्स. सबकी गाड़ियां पहुंच रही है गैरेजेस में. सर स्टार्ट नहीं होता है, बैटरी डाउन, सर एक्सीलेटर नहीं आ रहा है, खराब हो गया, 4 महीना आपने एक्सीलेटर मशीन यूज ही नहीं किया, खराब हो गया. ये अवॉइडेबल था. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कंट्रोलेबल. सॉरी, एक 5 मिनट जाके आप गाड़ी स्टार्ट करते आते या एक राउंड मार के आते, क्या वहीं थोड़ा सा चला लेते तो शायद आपको गैरेज में लेके जाना नहीं पड़ता. सर्विसिंग इज अदर पार्ट. बट आपकी गलती से आपने गाड़ी स्टार्ट ही नहीं किया, आप डर के मारे बिल्डिंग के नीचे उतरी ही नहीं ना, वो डर क्रिएट किया हुआ है. ये कोरोना ऐसा है, कोरोना वैसे, बिल्डिंग के बाहर, घर के बाहर नहीं आने का, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का. बड़ी लिस्ट दी थी सब कुछ नहीं करने का. अरे बट क्या करने का वो दिया होता ना, तो आई थिंक सो लोग इतने डरते नहीं थे. नीचे उतरे ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं किया, मशीन खराब. अवॉइडेबल है. इस कॉस्ट को मैं कंट्रोल कर सकता था. बहुत जन की बैटरीज गई. आज कार बैटरी, स्कूटर की बैटरी डिमांड में है, शॉर्टेज है, मिल ही नहीं रहे, बिकॉज सबकी बैटरी डाउन हो गई. हमारी भी तो बैटरी डाउन हो गई थी, बट अभी चलो स्टार्ट करेंगे तो बैटरी चार्जअप हो जाएगा. सो दिस आर कॉल्ड अवॉइडेबल या कंट्रोलेबल कॉस्ट. इट इज ट्रीटेड एज, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. प्लीज राइट डाउन. एंड ट्रीटेड एज, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड. समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट कम्स अंडर प्रोडक्शन ओवरहेड. सॉरी, हो गया लिख के, इट्स वेरी इजी. नॉर्मल एंड कंट्रोलेबल. अगेन आई रिपीट, रादर देन thinking about, if you just relate it to the production cost, you can come to know. So any idle cost arising due to production cost comes under the head factory overheads. Second, sir, cost of normal and uncontrollable idle time. Now this comes under setup time for machine, then we have time gap between 2 jobs, and personal needs. What is this personal need? वही जो मैंने आपको लीगल बोला ना, 2 छोटा ब्रेक होता है और एक लंच ब्रेक होता है. नाउ दिस इज नॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल. अनकंट्रोलेबल मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अवॉइड इट.
It is bound to happen. There will be a gap between two jobs. ऐसा नहीं होता है कि एक जॉब कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट सेकंड में दूसरा जॉब कंप्लीट हो स्टार्ट हो गया. अब बहुत बार नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी दवाई का पैकेट लेते हो, बॉक्स लेते हो या बॉटल लेते हो, तो उसमें बैच नंबर आप ज़रूर देखना. सो हर एक का एक बैच नंबर होता है. सो बाय द टाइम वन बैच इज़ कंप्लीटेड एंड द सेकेंड बैच स्टार्ट होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम गैप होता है विच इज़ क्लियरली अनकंट्रोलेबल. आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अवॉइड इट. दैट टाइम इज गोइंग टू टेक प्लेस. अगर आप देखेंगे इवन कोई वर्कशॉप में अगर आप जाएंगे, जो टू व्हीलर मैकेनिक्स होते हैं, एक जॉब कंप्लीट हो गया उसका, एक उसने मोटरसाइकिल रिपेयर करके रख दी. इमीडिएटली ऐसा नहीं कि बाजू में पीछे ही दूसरी मोटरसाइकिल खड़ी रहती, ए भाई लेके जा, नहीं. उसको कंप्लीट करके उसको पहले हैंड ओवर करना पड़ता है टू द सुपरवाइजर. ओके, दिस जॉब इज कंप्लीटेड. फिर उस मोटरसाइकिल का टेस्टिंग होगा कि सब काम बराबर हुआ नहीं हुआ. ओके ओके आता है, देन ही विल टेक द सेकेंड जॉब. सो ऑलवेज देर इज अ टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स. एंड एज आई सेड, पर्सनल नीड्स का मतलब इट इज द legal gaps what is given to the worker. This is again treated as a part of cost and charge directly to the job. चलो इसको हम एग्जाम्पल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. एक वर्कर है मिस्टर ए, उसका 8 आवर्स का जॉब है एंड फॉर दैट 8 आवर्स ही इज गेटिंग से 140 रुपीज. फॉर 8 आवर्स ही इज गेटिंग से जस्ट 140 रुपीज. अगर हम 140 को 8 से डिवाइड करते हैं, सो पर आवर इट कम्स टू रुपीज 17.5. बट वो एक्चुअली उसने उसको 1 घंटा लंच टाइम, ब्रेक टाइम मिला के सब मिला के 1 घंटा उसको हमने आइडल टाइम दिया है. सो हिज एक्चुअल वर्क इज ओनली फॉर 7 hours. So what is my cost? It is 140 divided by 7, that is 20 rupees per unit. Now just understand this simple example. If I divide it by 8 hours, my cost per hour, 1 घंटे का रेट आता है 17.5. बट अगर मैंने आइडल टाइम को अलग कर दिया, then what is my cost per hour? My cost increases because even though I have paid for 8 hours, he has worked only for 7 hours. उसने सिर्फ 7 घंटा ही काम किया है. सो मेरा रेट 17.5 नहीं आ सकता, but my rate is 20 per hour. So this is the big important thing how we understand. So basically this idle time treated as a cost and charged directly to the job. When I say directly to the job means it comes under the head direct labor, under the head prime cost. This is production overhead. So this is basically that will go after prime cost. So that is the accounting treatment. So just to understand normal and controllable. Controllable means something what I could have avoided, जो मैं अवॉइड कर सकता था बट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया. सो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट. सो दैट कम्स अंडर द हेड प्रोडक्शन ओवरहेड. अनकंट्रोलेबल, ऐसे सेड लीगली आई हैव टू गिव हिम हाफ एन आवर लंच टाइम, 15 मिनट्स का 2 ब्रेक, 1 घंटा गया. सो इवन दो उसके अपॉइंटमेंट लेटर में योर टाइमिंग इज फ्रॉम 9 to 5, 8 घंटा, बट एक्चुअली हिज इफेक्टिव वर्क इज ओनली 7 hours. सो जस्ट दिस सिंपल एग्जाम्पल विल मेक यू अंडरस्टैंड कि इफ आई डिवाइडेड बाय 8, माई रेट कम्स टू 17.5 per hour, which is wrong. My correct rate is 20 rupees per hour. Now coming to the third, abnormal idle time. अभी तक 2 था normal and the third is
एबनॉर्मल आइडल टाइम. So what is this abnormal idle time? So clearly if you have understood, this part is very very important. ये part बहुत important है. क्यों important है? क्योंकि idle time का हम accounting treatment समझने की कोशिश करें. अभी जो भी मैंने इसका थर्ड पार्ट अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, बट सोचेंगे. मैं बोला ना, हम कुछ भी लिखेंगे, वॉट एवर आई एम राइटिंग, वॉट एवर आई एम लिसनिंग, आई वॉन्ट टू एनालाइज इट. सो क्लियरली आइडल टाइम इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. सिंपल. अगर मुझे आगे चल के नोट्स रिफर ही नहीं करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव फेथ ऑन माई ब्रेन्स की येस आई कैन रिमेंबर, आई हैव अंडरस्टूड. सो आइडल टाइम इज नॉर्मल और एबनॉर्मल. क्लियरली दो ही टाइप है. नॉर्मल में अगेन दो क्लासिफिकेशन है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. सो कंट्रोलेबल गोज एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड, अनकंट्रोलेबल गोज एज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. नाउ कमिंग टू एबनॉर्मल. क्या हो सकता है एबनॉर्मल? सोचो, ऐसा क्या एबनॉर्मल आइडल टाइम हो सकता है? एनीथिंग कमिंग टू योर माइंड. What you can call it as an abnormal idle time? It is not normal. It is not normal. Machine breakdown is normal. Machine है, breakdown होना ही है. Waiting for job, waiting for tools होना ही है. Lunch break देना ही है. That is normal. But power failure is clearly abnormal. Strike. Worker strike पे गए. नहीं काम नहीं करना है, हमको पगार बढ़ा के दो, नहीं करना है काम. That is called abnormal. So what comes under abnormal is power failure, strike by workers, floods. ये भी आप देख सकते हैं, आसाम, नॉर्थ इंडिया पूरा इज कवर्ड बाय फ्लड्स. दिस आर एबनॉर्मल. दिस आर एबनॉर्मल कंडीशंस. सो क्या लगता है आपको, क्या एबनॉर्मल कंडीशंस का कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इसका मतलब क्या है? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोला ना कि जब सीखना है, समझना है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे. एनीथिंग एंटरिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट, आई एम एडिंग इट टू द कॉस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं उस प्रोडक्ट के या सर्विस कॉस्ट में ऐड कर रहा हूं. सो वेरी सिंपल, व्हेन आई एड इट टू माई कॉस्ट, इट मीन्स आई एम गोइंग टू रिकवर इट फ्रॉम द कंज्यूमर या कस्टमर. क्योंकि जैसे मेरी कॉस्ट प्रोडक्ट में एंटर हो गई, मतलब मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ गया. प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा उस हिसाब से सेलिंग प्राइस आई एम गोइंग टू इंक्रीज. जैसे मेरा वो नॉर्मल आइडल टाइम आइदर प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा या लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड लेबर कॉस्ट में जाएगा. सो क्लियरली आई एम एडिंग इट टू माई कॉस्ट. when it gets added to my cost, very simple, my cost price increases, so correspondingly my selling price will increase. अभी पावर फेलियर हो गया, 4 घंटा सडनली लाइट, कुछ तो भी MSCB या जो भी BSES है या रिलायंस पावर है, जो भी XYZ होगा, उनका कुछ पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो गया, 4 घंटा लाइट चली गई, 4 घंटा लेबर फ्री बैठा है, सैलरी तो देना है. कैन आई add that cost to the product cost? Can I recover this from the consumer? I don't think so. ये गलत होगा, ये कॉस्टिंग गलत होगा. मतलब ऐसा हो गया कि हर कॉस्ट बेचारा कंज्यूमर ही बेयर करेगा. मतलब तो फिर ये डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हुआ? देयर हैज टू बी सम कॉस्ट विच इज टू बी बोर्न बाय द बिजनेसमैन और द मैन्युफैक्चरर. उसको कॉस्ट बेयर करना है, उसके प्रॉफिट में से ये कॉस्ट कम हो जाएगा, उसका प्रॉफिट नीचे आएगा. अगर आपने यही एबनॉर्मल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड किया तो सिंपल, ऐसे सेड प्रोडक्शन कॉस्ट आपने उसको ऐड कर दिया एबनॉर्मल आइडल टाइम को, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ गया,
करस्पॉन्डिंगली सेलिंग प्राइस बढ़ गया. सो अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है? पावर फेलियर होने दो, कुछ भी होने दो, अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर. और आज की तारीख में अपने देश में यही हो रहा है. करप्शन हम पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग फॉर इट. अल्टीमेटली वो मैन्युफैक्चरर जब करप्शन करता है, जो भी लाइसेंस लेने के लिए, वो कहां से रिकवर करता है? अल्टीमेटली कंज्यूमर. यानी टैक्स भी हम भर रहे हैं, करप्शन का पैसा भी हम भर रहे हैं. अल्टीमेटली दैट इज द प्रॉब्लम. बिकॉज करप्शन इज एबनॉर्मल, बिजनेस इज नॉर्मल. यस, तुम्हारा बिजनेस कॉस्ट आप मुझसे रिकवर कर रहे, नो प्रॉब्लम. आज ये वोडाफोन है, आइडिया है, ये एग्जाम्पल्स हम पेपर में पढ़ते. वी शुड रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर. एक जमाने में आपका बिल कितना आता था पोस्टपेड का? 1200 रुपया, 1500 रुपया, 800 रुपया. आज आपको 200 रुपया में अनलिमिटेड मिल रहा है. ये कम कैसे हो गया? ओवर द पीरियड कॉस्ट बढ़ता है, इनका कॉस्ट उल्टा कम क्यों हो गया? आप सोचो, आप ढूंढेंगे तो आपको इसकी असलियत पता चल जाएगी कि वाई द कॉस्ट हैज रिड्यूस्ड. अप्रोक्सीमेटली 200-250 में आपको 1.5 GB या शायद अनलिमिटेड कॉल मिल ही रहे. कहाँ 1500 और कहाँ 250 या 300 या 200. हाउ द कॉस्टिंग हैज रिड्यूस्ड? द रिमेनिंग अमाउंट दे हैव रिकवर्ड द फॉर XYZ. I hope you have understood. So basically power failure, strike by the workers, floods is abnormal. It is not treated part of the cost. पहले दोनों में हमने क्या लिखा था? नॉर्मल कंट्रोलेबल या नॉर्मल अनकंट्रोलेबल. बोथ वी हैड रिटन that it is a part of the cost. One is direct, one was indirect. Controllable was say indirect and uncontrollable was direct. But abnormal is not part of the cost. It cannot enter the product. So clearly this is something fundamental of costing. Normal and abnormal. Normal cost will enter the cost, but abnormal not treated part of the cost. It is charged to costing P&L account. Let's understand in accounting term loss by fire. ये abnormal loss है. That goes in the profit and loss account debit side. Loss by fire 5,000, 10,000. That reduces the profit of the manufacturer or the businessman. It is an abnormal loss. He cannot charge it to the customer. ए भाई मेरा मटेरियल जल गया आग से, तुम कंज्यूमर चलो आप मुझे दे दो ताकि मेरा लॉस रिकवर हो गया. नहीं, दैट लॉस विल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर. सेम लॉजिक अप्लाइड ओवर हियर. सो आइडल टाइम, just to recap, and then we'll stop, continue in the next lecture. Today in just this, in that last say 1 hour, what we have understood, simple basic fundamental labor cost, direct and indirect, and then we are concentrating on idle time. Basically idle time is divided into normal and abnormal. Again normal is further divided into controllable and uncontrollable. Controllable कहाँ जाएगा? चलो फटाफट. कंट्रोलेबल जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में. नॉर्मल अनकंट्रोलेबल कहां में जाएगा? इट विल बी डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट. एंड लास्ट एबनॉर्मल goes to the costing profit and loss account. So thank you students, I'm sure you have understood this. In the next lecture we'll convert this same theory into an example. So have a nice time, stay safe.